अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा हुआ होगा और आप लोगों ने टेलीविज़न पे बहुत मज़े मज़े की चीज़ें, क्योंकि आजकल टेलीविज़न पे आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं। आप नेटफ्लिक्स लगा लें, आप यूट्यूब पे कुछ ऐसे ड्रामाज़ हैं और कुछ ऐसे ड्रामाज़ हैं जिनको तो आप जितनी भी दफ़ा देख लें भाई आपको उनसे दिल ही नहीं भरता। और कुछ ऐसे किरदार इन ड्रामों की वजह से हमारे सामने ऐसे आते हैं जो हमें ज़िंदगी जीने का ढंग सिखा देते हैं, जिनमें से आज दो किरदार मेरे साथ मेरे शो में मौजूद होंगे। एक किरदार है रूह अफ़ज़ा का, जो कि बहुत ही पुरएतमाद हैं, बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, बड़ी ख़ुद पसंद हैं, बड़ी अप टू डेट रहती हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि वो अपनी फेवरेट है तो वो बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी। और एक ऐसे किरदार है कि जो हम रमज़ान में तो स्पेसिफिकली देखते हैं कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ, कॉमेडी प्ले जो है वो है कुद्दूसी साहब की बेवा, वो आपके सामने आ जाता है। और इसी का एक और बड़ा किरदार वदूद अहमद, जो कि रूह अफ़ज़ा का दोस्त है, बड़ा मुखलिस दोस्त है। और सिर्फ ये नहीं कि वो अच्छी बातें ही मुंह पे कहते हैं, बल्कि जो उसको बात बुरी लगती है ना वो भी मुंह पे झट कह देता है। और अच्छे दोस्त की वैसे निशानी भी होती भाई कि वो सिर्फ आपके मुंह पे अच्छाई नहीं करता, वो आपको बताता भी कि आपके अंदर की खामियां क्या हैं। और ये दोनों किरदार ऐसे हैं जो कि जब साथ आ जाते थे स्क्रीन पे तो भाई मज़ा ही दुबाला हो जाता था। तो आज यही दो प्यारे प्यारे किरदार मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। ये दो ऐसे किरदार हैं जो कि मुझे लगता है हमेशा रेलिवेंट रहेंगे। कुद्दूसी साहब की बेवा को कहते हैं टेलीविज़न पे जब लास्ट एयर हुआ था उसको भी बहुत टाइम हो गया है, लेकिन उसके किरदार आज भी जिंदा हैं। इससे पहले कि मैं अपने दो प्यारे प्यारे मेहमानों को दावत दूँ, मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाती हूँ। So we have with us हिना दिलपजीर जी और वकार हुसैन। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शो में आपको बहुत दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ, क्योंकि आजकल आप दो लोग ऐसे इनकी वजह से मुझे इतनी डांट पड़ती मेरे मियाँ से। खैरियत? वो जब अपना YouTube खोलते हैं उनको सामने कुद्दूसी साहब की बेवा के तो क्या हर वक्त। मैंने कहा भाई इतनी टेंशनें होती हैं, आपको अनवाइंड करने के लिए देखना होता है। मुझे कोई भी एपिसोड कहीं से भी मिल जाए मैं बड़े शौक से देखती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि भाई इस एपिसोड में मुझे हिना जी का कौन सा किरदार नज़र आ जाएगा। तो मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये, और जो आपसे पता नहीं कितने लोगों ने पूछा होगा हिना जी, कि जो इतने ज़्यादा किरदार आपने कुद्दूसी साहब में किए के बेवा में किए थे, उसमें मर्द का किरदार भी कर रहे हैं, फिर उसमें एक ख्वाजा सरा का किरदार भी कर रहे हैं, उसमें पुलिस अफसर का किरदार भी कर रहे हैं, ये आपको खुद शौक था या फिर आप राइटर ने कहा था कि ये किरदार आपने करना? मैं पागल हूँ। मैं ही एडमिट करती हूँ, मैं पागल हूँ। तो आपने उनसे कहा कि जब आप स्टोरी पढ़ रही थी तो आपने कहा इसमें ये किरदार मैं कर सकती हूँ? उन्होंने कहा कि लगता है कि मैंने ये नहीं कहा कि ये मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकती हूँ। सिर्फ एक कैरेक्टर था जो कि उरूसा ने किया था, शगुफ्ता नाम था उसमें। बस वो मुझे कैरेक्टर बड़ा हॉन्ट करता था और मुझे लगता था कि बस मुझे ये कैरेक्टर मिल जाए करने के लिए, बस वही नहीं मिला। उसके अलावा सारे कैरेक्टर उस वक्त होता था जब स्क्रिप्ट आ रहा होता था ना, उसमें कोई कैरेक्टर आता था, फंसी कहते थे कि अब इसके लिए हमें कास्टिंग करनी है। नहीं कास्टिंग ये नहीं करेगी, ये नहीं, ये वाला तो नहीं करेंगी। तो इस तरह है ना आपा के बस कैरेक्टर बढ़ते ही चलेगा। तो ये आपको इन तमाम द कैरेक्टर्स के अलग से पेमेंट मिलती थी? ये बहुत दुख भरेगा। लेकिन जो मुझे मिला है वो उस पेमेंट से भी ज्यादा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है और किसी भी अवार्ड से बहुत बड़ा है। जो इतने सारे लोगों की मोहब्बत और इतने सारे लोगों की हंसी का और खुशी का बाइस, तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अच्छा मुझे बताएं, आप दोनों की दोस्ती कुद्दूसी साहब की बेवा में हुई या फिर उससे पहले थी? नहीं, हिना आपा से मेरी मुलाकात सबसे पहले एक मॉर्निंग शो पे हुई। वहाँ पर हिना आपा से मेरी काफ़ी बहुत फॉर्मल से हमारी बातचीत हुई। फिर हमने किया था बुरी औरत के नाम से एक प्ले था मज़े का, तो उसमें मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट किया था फर्स्ट टाइम। तब मैं हिना आपा से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद फिर मेरी इनसे ऐसी दोस्ती हुई कि वो मेरा इनका जो रिश्ता है ना, जैसे होता है कि आपके कुछ लोग दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके लिए माँ बाप बहन, और जो बातें आप और लोगों से नहीं कर सकते वो आप उनसे कर सकते हैं। तो हिना आपा से मेरा वो रिश्ता। अच्छा आपको मुझे बताएं कि जब ये कुद्दूसी साहब की बेवा जब बन रहा था तो वक़ार आपको कैसे अप्रोच किया था? भाई मैं तो इस तरह आया था कि एक टेलीफिल्म थी सिरे घाट की फरजाना, मज़हर की थी, तो उसमें मारिया वासी का कैरेक्टर था जो कि फ्रॉम हैदराबाद रेड लाइट एरिया, तो वो बहुत लाउड कैरेक्टर था।
तो मारिया कहने लगी यार तुम आ जाओ ज़रा, थोड़ा सा तुम मुझे मेकअप भी वैसा मुझे लाउड चाहिए और तुम ज़रा मुझे इस पर हेल्प आउट भी कर देना। मैं कहा ठीक है। तो मैं उसको ना उसमें कुछ 1-2 गाने थे, मैं उसमें डांस परफॉर्म करके उसको दिखाता, तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये मज़े का लगेगा। तो फसी और मज़हर भाई को तो मैं जानता था, लेकिन मेरी दोस्ती नहीं थी। फसी भाई को तो मैंने देखा ही नहीं था कभी। तो फसी भाई सोफे पे बैठे थे, मैंने कहा आप मेरी टेलीफिल्म करेंगे? मैंने कहा एक्टिंग करें? जी एक्टिंग। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और वो 2 दिन की हमने टेलीफिल्म की रौनक जहाँ का नफ्सियाती घराना, उसमें मैं मेकअप भी कर रहा था और एक्टिंग भी कर रहा था, क्योंकि मेरी टीम भी थी इसमें। बस वो फिर करके खत्म हो गया। मुझे लगा कि बस एक्टिंग का जुनून। हाँ, और मुझे था कि बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे तो कितना मज़ेदार काम है। फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया और वो इतना हिट हुआ कि फिर ये AR ने प्रॉपर कहा कि नहीं जी अब हम इसको एक बड़ा प्ले बनाएंगे और ये कुद्दूसी साहब की बेवा के नाम से होगा। अच्छा, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं था, हमें था कि 12-15 एपिसोड थी, ज़्यादा 25 एपिसोड। शुरू में वैसे वो कितना लंबा था? यही था 25-30 एपिसोड करना था। और वो पाकिस्तान की तारीख का पहला डार्क कॉमेडी ड्रामा था जो कि अडल्ट भी था, क्योंकि वो रात के 10 बजे के बाद चलता था। लेकिन वो 10 एपिसोड के बाद तो फिर वो प्राइम टाइम पे आ गया, क्योंकि वो इतना लोगों ने पसंद किया। फिर वो होते होते 300 एपिसोड तक पहुंच गया। बिल्कुल वाकई, क्योंकि मैंने भी 150 और आजकल हम देख रहे हैं कि फसी भाई भी वो रोज की कोई ना कोई चीज़ है वो अपलोड भी कर रहे हैं। हिना जी, जो टीनेजर जो हिना दिलपजीर थी, उसने सोचा था कि मैंने आगे जाके इस फील्ड में जाना है और मैं आगे जाके ये मकाम हासिल कर लूँगी? ऐसी इल्हामी कुव्वतें मेरे पास नहीं थी तो मैंने देखा नहीं, तो जो भी होता गया। वैसे भी आई एम अ पर्सन हु गोज विद द फ्लो। मुझे ये नहीं होता कि मुझे ये कर लेना है। हाँ, अपने गोल्स होते हैं, टास्क्स होते हैं, लेकिन कितना काम करना है ये तो मैं गेज करके बता सकती हूँ। उसके एवज कितना मिलना है इस पे मेरा इख्तियार नहीं है। तो मैं तो अपना काम करती रहती हूँ, बाकी जो देने वाला है वो उसकी मर्जी होती है। लेकिन आप करना क्या चाहती थी? हिना आपस से जो हम लोगों ने सीखा ना इस पूरे प्ले में, जितना आप लोगों को वो कॉमिक ड्रामा लगता है ना, उतना ही बहुत सीरियस शूट हुआ है। उसमें हम इतना हंसते नहीं थे, क्योंकि हिना आपा का इतना स्ट्रेसफुल वर्क था कि आप सोचें एक कैमरे पे काम हो रहा है, मास्टर शॉट है, इधर अम्मा बैठी हैं और बदरखा भी है और फिर यहाँ रूह अफ़ज़ा भी है। अब सोचें सीन में 3 दफा गेटअप चेंज होना है और हिना आपा अपने गेटअप्स खुद करती थी। बिल्कुल। तो वो चेंज करना, आना, लगाना, फिर वहाँ के मास्टर क्लोजेस, ये बहुत मुश्किल प्ले था। मैं वाकई। और मुझे बताइए वैसे इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी? वो जो कुद्दूसी साहब की बेवा थी वो, फिर वो रूह अफ़ज़ा का कैरेक्टर, वो तो खैर मतलब कि अदाकारा शबनम से भी इंस्पायर्ड था। और फिर जब जो उनकी वालिदा थी, वालिदा माजिदा She is such a delightful character to perform. मुझे वो इतने मज़े की लगती हैं। और शुरू में तो हमारे पास चीज़ें भी नहीं होती थी कि हम कैसी विग बनाएं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जो अर्ली जब इसको बनाने की कोशिश की थी, तो एक लंबे बालों की विग मिली मुझे। अब मुझे चाहिए था कि बहुत ही ओवरडू हेयर स्टाइल उनका। तो मैंने किचन में से एक प्लास्टिक का प्याला लेके उसके ऊपर वो विग बनाई थी और मैं वही प्याला उठा के पहन लेती थी और वही रख देती थी। तो बनी बनाई विग बना दी थी ना अपन। हाँ। ये आज तो क्या पहले आपने विगों का काम भी किया हुआ, क्योंकि इसमें तो बहुत पर्पल पता नहीं गोल्डन कौन वो तो ढेर विग्स आई थी। और हिना आपा का गेटअप भी हिना आपा खुद करती थी। मैं पागल। नो बट सीरियसली आई मीन हर बंदे का, जो कुद्दूसी साहब की जो बेवा की जो मेकअप था वो बिल्कुल डिफरेंट था। उसके बाद फिर जो बदरखा उनका बिल्कुल मेकअप डिफरेंट था, उनके होठों की शिमना। देन रूह अफ़ज़ा वाज डिफरेंट। और रूह अफ़ज़ा का तो वैसे भी हर मेकअप अलग होता था। वो जो रमजान में टोपी पहन के सर पे इजिप्शियन टोपी ये कहाँ से इंस्पिरेशन आती थी? भाई मैं बताऊं कि इसमें बहुत ज़्यादा कमाल राइटर का है। जिस तरह के वो राइटिंग आती थी मेरे पास, जो जुमले आते थे, वो जुमले पढ़ के मेरे दिमाग में ना एक कैरेक्टर पॉप अप होता था। क्या आपकी इमेजिनेशन का कमाल भी है ना इसमें तो। हाँ, मतलब ये कि वो पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आता था और मैं समझती थी कि इस कैरेक्टर की आंखें ऐसी होनी चाहिए। और जैसे वो अम्मा के यहाँ पर मस्सा लगा था, वो बस मुझे बड़ा हॉन्ट करते थे, इस वजह से मैंने उनको वैसा पहना। और वो जो अम्मा का भारी भरकम वजूद था, तो जैसे वो चलती थी गर्मी में हिनाबा पैडिंग्स और चीजें बहुत मुश्किल होता था वो करना। आई हेट माई टॉलरेंस बाय द वे। कितना अर्सा वैसे वो आप लोगों की वैसे शूट कितना अर्सा 3 साल चली हमारी शूट। हाँ,
और फसी की जो राइटिंग है ना, फसी ये बड़ा प्यारा कॉम्बो है। मैं तो हमेशा से ना, मेरा एक फेवरेट कॉम्बो है। मैं फ़ोन भी कभी करता हूँ ना, फसी भाई, मजहर भाई और हिना आपा, ये तीनों को लाइन से फ़ोन होता है मेरा। ये कॉम्बो इतना मज़े का था। और फसी भाई की जो राइटिंग थी ना, वो ऐसी है कि मैंने अब उसके बाद मैंने पहला स्क्रिप्ट उन्हीं का किया, 7-7 पेज के सीन, 12-12 पेज के सीन, लेकिन उसमें आप चाह के भी के भी नहीं बदल सकते हैं। वो इतना स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ होता है। शुरू में तो कितना याद किया करता था कि मैं थक जाती थी कि अब मत दोहराना। और पता क्या होता था शुरू में ना, मुझे ये पता ही नहीं होता था कि ये यहाँ खड़े है बाबू ने। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मुझे कोई खड़ा हो यहाँ पर, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मैं यूज्ड टू हो गया। अच्छा मुझे बता वकार, वैसे मैं क्योंकि हिनाबा से पूछना चाहूँगी कि इनका पहला ऑडिशन को याद है कि नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप मेकअप में कैसे वो आए? मेकअप में तो मैं बहुत एक्सीडेंटली आया था, क्योंकि आई वाज द चाइल्ड, जो नहीं स्पेयर चाइल्ड होते हैं, जो बेचारे होते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, इसका क्या है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो वाला साहब था। तो मैं अपनी खाला की चप्पल जुड़वाने गया था इंग्लिश बूट हाउस, वहाँ सामने डेप्टेक्स का बोर्ड लगा था। मैंने कहा यार ये मुझे सिखा देंगे, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी तो आती थी, तो मुझे लगा कि ये मुझे मेकअप सिखा देंगे। मैं वहाँ गया, मैंने उनको सारी कहानी अपनी निगत आपा थी उनको बताई, और उन्होंने मुझे रख लिया। बस मैं मेकअप करना शुरू हो गया, मुझे मज़ा आने लगा। फिर मैं लाहौर चला गया, फिर फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, फिर फैशन इंडस्ट्री में चला गया, फिर वकार बन गया। लेकिन कहीं ना कहीं तो आप उसे देखते हो अंदर कहीं ना वो एक कीड़ा मौजूद होता है कि जब आप लोगों का मेकअप भी देख रहे होते हैं ना, जैसे वकार हमारे शो में भी आते हैं ना, तो उस दिन मैं ज़रा कॉन्शियस हो जाती हूँ कि या अल्लाह मेरा मेकअप थोड़ा ज़्यादा ओवर तो नहीं हो गया कि वकार शो में आ रहे। तो आपके अंदर ये था कि आप लोगों के मेकअप से उसको जज करते थे कि नहीं यार ये चीज़ थोड़ी ठीक होने वाली है? नहीं, मुझे क्योंकि बचपन से मेहंदी में लगाता था, और आर्ट से रिलेटेड पेंटिंग्स और चीज़ें, जो भी आर्ट से रिलेटेड काम होता था, चाहे वो कैंडल मेकिंग हो, चाहे कुछ फैब्रिक पेंटिंग चीज़ें, वो सब मैं खुद करता था। तो जब मैं मेकअप में आया तो मेकअप का, क्योंकि मुझे इतना वैसे तो हल्का फुल्का, मेरी खाला एक थी जो बहुत फैशनेबल थी और वो सैलून जाती थी, उनके साथ जाता था, तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था वो माहौल। तो फिर होते होते मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर वो था और मुझे यही करना था। अच्छा, तो अम्मी का क्या था तासुरात के? मैंने कहा कि नहीं बेटा तुम कुछ और कर लो। नहीं, अम्मी तो सबसे ज्यादा जो मेन किरदार होता है ना, जो मेरी लाइफ में, तो मेरी अम्मी का। अम्मी ने कहा, मेरे पापा की डेथ हो गई थी और हम जॉबलेस था और बिल्कुल यंग था, तो मुझे पता भी नहीं था दुनिया में क्या करना है, और मैं बिल्कुल वो बच्चा तो घर में पला हुआ होता है ना, तो जो है वो अम्मी ने मुझे कहा तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम करो, मैं पीछे खड़ी हूँ। बस ये बात जुमला सब मेरे लिए काफ़ी था। फिर मैं लोगों की तरफ देखता भी नहीं था कि लोग क्या सोच रहे हैं। ये वैसे एटीट्यूड और अप्रोच भी ये होनी चाहिए। हिना, आपको याद है आपका पहला ऑडिशन? कोई ऑडिशन नहीं हुआ मेरा, और वैसे भी हमारे यहाँ क्या वो है ही नहीं। आप देखें कहीं नहीं आपको मिलता कि कहीं ऑडिशन हो रहे हैं किसी बड़े प्ले के लिए या किसी फिल्म के लिए। हाँ, ये सुनने में आता है कि अभी तो ख़त्म हुए ऑडिशन, वो ढूंढ रहे थे तुम्हें, तुम थी नहीं यहाँ। मैंने कहा नहीं मैं थी। एनीवे, तो मेरा भी एक्सीडेंटली हुआ था। एक छोटे से प्ले में एक नौकरानी का कोई रोल था जो कि दरवाज़ा खोलना था, तो वो बस नौकरानी वॉज नॉट अवेलेबल, दैट कैरेक्टर वो आई नहीं थी। तो डायरेक्टर ने कहा कि आप कर दें, तो मैंने वो कर दिया। उसके बाद जब राइटर ने वो देखा प्ले, तो उसने कहा कि मुझे ये कैरेक्टर अपने एक बंस रोड के लिए चाहिए, फसी बारी खान ने लिखा था। तो यूँ मैं उसमें कास्ट हुई बंस रोड की नीलोफर में, और मेरे हाथ पांव कांपे। इधर से आबिद अली सर निकले चले आ रहे, उधर से नबील आ रहे हैं। मतलब मैं एक उसमें थी कि हैं ये तो सब टीवी के लोग हैं, मैं कैसे देख रही हूँ उन लोगों को, मुझे याद ना हो डायलॉग्स। और मजहर ने मुझे बहुत, वो एक वाहिद प्ले था जिसमें मजहर ने मुझे बहुत डांटा था, और मैं चाहती थी कि ये डायरेक्टर नाराज़ होकर मुझे निकाल दें लेकिन ये हुआ नहीं, और बस फिर ये हुआ। लेकिन जिस डायरेक्टर ने आपको वो रोल दे कि चले आप ये रोल करने, उसको आइडिया था कि मैं क्या चीज देने जा रहा हूँ टेलीविजन इंडस्ट्री को? बाद में कॉल भाई की आंख और फसी भाई का कलम, ये एक बड़ा बेहतरीन कॉम्बो है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका लिखा हुआ सबसे ज्यादा जो जस्टिफाई करते हैं वो मजहर भाई करते हैं। और मजहर भाई ना एक इतने शरारती आदमी है
अच्छा, उनको जिनसे प्यार है ना तो उनको तो कोई टच नहीं कर सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता उनको, जिनसे उनको प्यार हो गया ना कि जी जो ये उनके अपने बंदे, उन्हें तो कोई छू भी नहीं सकता। और वो इतना ज़्यादा हमें अकोमोडेट करते हैं हर चीज़ के अंदर। और उनकी, मैं अभी तक, शुरू में तो ये होता था कि मैं हिनापा के बराबर, हिनापा कि अब क्या करना है, इसमें बता दें कैसे बोलूँ, इसको बोल के बता दें मुझे क्या करना है। तो हिनापा ने मुझे याद है उन्होंने इतना अच्छा मेरा कैरेक्टर स्केच बना के दिया था कि तुमने अपनी मासूमियत रखनी है, ज़रा सा भी इसमें वल्गर नहीं होना, कहीं तुम्हारी आईब्रो शाइब्रो ऐसे चढ़नी चाहिए, बस मासूम रहना चाहिए। तो और मज़हर भाई के साथ जब हम सेट पे आते हैं तो मुझे आज भी, अभी मैंने उनका प्ले रिसेंटली किया है, तो सेट पे मैं ना बिल्कुल ब्लैंक, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ लेकिन बिल्कुल ब्लैंक आता हूँ सेट पे, क्योंकि मुझे नहीं पता होता वो किस वक्त मुझसे क्या करवा लेंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ, मैंने कहा मैं तो आपका टॉय हूँ, जैसे चाहे आप चाबी भरेंगे मैं नाचना शुरू कर दूंगा। और मैं उनको कभी कहता ही नहीं कि मज़हर भाई ये क्यों करना है, वो कहते हैं वकार यूँ आना ये कर दो, अच्छा ठीक है। इवन के इतनी हमारी फ्रिक्वेंसी बिल्डअप हो गई थी कि अब हम सीन कर रहे हैं बहुत सीरियस, अफजा वदूद के सीन हो रहे हैं और वदूद को गुस्सा आया है तो पीछे से बोलते थे जहाँ गया पाता था अपने बाल पीछे करो, तो मैं यूँ करता था और कहते तुम्हारे बाल जो है ना तुम्हें फंस गए कमर में, कमर से बाल निकाल दो, तो मैं यूँ करके बैठ निकालता था। तो वो इतनी छोटी छोटी सी, और ये बहुत सीरियस हो रहा था, इसमें कोई फन नहीं था। और क्योंकि आप इतना, तो मैं कहती यार ये इतनी प्यारी हिदायत हमें। मुझे मज़हर भाई ने क्या बोला, मज़हर भाई ने कहा जब तुम पलटोगे ना तो तुमने ऐसे पलटना है कि तुम्हारे गीले बाल हैं और तुम्हारी छींटें उड़नी चाहिए, तो तुम्हें ऐसे टर्न करना है। वो ऐसे एक्सप्लेन करते थे। और अभी जो भी हम कर रहे थे उसमें अचानक से ना मेरे पास आएंगे और एक कोई छोटी सी बात लेके चले जाएंगे। अब मुझे पता होता है कि मुझे किस जगह, वो उनको कोई एक्सप्लेन करने की उनको जरूरत नहीं होती क्योंकि मेरी उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी एग्जैक्ट मैच है, वो कहते हैं ये कर दो। फिर उसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारे को स्टार्स या आर्टिस्ट होते हैं दे आर नॉट रेडी फॉर इट, ये अब क्या करेगा। तो अब बात है तो ये तो तुमने करना ही नहीं था। मैंने कहा मेरे तो डायरेक्टर ने जो बोला मैंने कर दिया। अच्छा, और उस वक्त ना हंसी को भी कंट्रोल करना एक दूसरे के शौक में। और वो बहुत स्पॉन्टेनियसली चीज़ आती थी कि वो आके बस खामोशी से मुझे कुछ कह के गुजर जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप दोनों, मतलब हम सब बहुत समझ आते हैं कि मज़हर साहब के भी और जो फसीह भाई के भी जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें आप हमें नज़र आएंगी, लेकिन आप लोग जब खुद कोई चीज़ साइन करने जा रहे होते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप देखते हैं कि अच्छा यार इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ है तो चलो अब मैं कर लूँगी है? मैं हिनापा को तो डिफरेंट है क्योंकि और लोग भी करते हैं, मेरा तो फिक्स है कि मैं सिर्फ मज़हर और फसीह मेरे लिए दो नाम है। मज़हर भाई ने कहा यहाँ साइन कर दो, मैं वहाँ साइन कर देता हूँ। तो पैसे भी नहीं देखते कितने पैसे दे रहे हैं? कभी भी नहीं देखे मैंने। मज़हर मेरी सारी चीज़ डिसाइड मज़हर भाई करते हैं ड्रामा, क्योंकि एज एन एक्टर मैं बहुत कम काम कर रहा होता हूँ और ज़्यादातर मज़हर भाई का ही कर रहा होता हूँ, तो मज़हर भाई ही सब डिसाइड करते हैं। वो सब हम उनके टॉय हैं, वो जो चाहे, और वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए कुछ गलत हो, इसलिए हमें इतना अंधा ट्रस्ट है। स्क्रिप्ट भी नहीं। हाँ। आप बताएं, आप स्क्रिप्ट पढ़ती है पहले? बिल्कुल, और ज़्यादातर स्क्रिप्ट ही मुझे ऑफ करता है अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट ना हो। बस फिर या तो मैं एक्सक्यूज कर लेती हूँ या इतने सारे पैसे बता देती हूँ कि वो ना लें मुझे। स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे एक ब्रेक लेनी है, फिर मैं इनसे पूछूंगी भी कि किसी प्रोजेक्ट का हाथ से जाने से इनको दुख भी हुआ है, लेकिन ब्रेक के बाद, ठीक है? कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मेरे शो में दो ऐसे लोग, बड़े कम मेरे शो में ऐसे लोग आते हैं जिनका मैं बारे में एक्चुअली कह सकूँ कि मैं इन लोगों की फ़ैन हूँ, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि जब मैं इनको टेलीविज़न पे जब भी देखती हूँ मेरा दिन अच्छा हो जाता है। मैं जब टेंशन में होती हूँ मैं जनाब इनका प्ले लगा लेती हूँ, इनका काम देख लेती हूँ एंड आई एम हैप्पी। हिना जी से तो आज पहली बार शो में मुलाकात हो रही है, लेकिन वकार ये तो मेरे बड़े भाइयों की तरह हमारी जान है, तो ये शो में आया तो आज तो वैसे मेरी जो मॉर्निंग है ना बड़ी ज़बरदस्त होगी है। मुझे इनके साथ थोड़ी गेम्स भी खेलनी है। वैसे तो मैं दोस्तों के साथ गेम्स खेलने पे यकीन नहीं रखती, लेकिन यहाँ पे हम गेम खेलेंगे और गेम बहुत आसान है। बोर्ड गेम गेस करनी जनाब, ये आपके साथ बोर्ड्स मौजूद हैं, आपने एक ही करके बोर्ड उठाना है। हिना जी आप जैसे बोर्ड उठाएंगी उसमें एक सेलिब्रिटी की पिक्चर होगी, ठीक है? वकार आपको 3 हिंट देंगे और आपने गेस करना है कि वो सेलिब्रिटी कौन है। बिल्कुल, फिर वकार आपका भी ऐसे ही है, तो ठीक है हम बिस्मिल्लाह करते हैं। लेडीज फर्स्ट। उठाओ। आप बोर्ड उठा के इनको दिखा। आपने नहीं देखना, इनको मैंने नहीं देखना। आपने नहीं अच्छा। देखना क्योंकि आप यस ग्रेट होस्ट एंड ताके की आएगी बारात। हाँ। एंड he is a very good host for मीरा पति शो। बताओ कितना कुछ तो बता दिए। और
सबसे तो ताकि की आएगी। हाँ ताकि की बात है, आपने काम भी किया हुआ है। हाँ लंबी हाइट है, जबरदस्त पंजाबी बोलते। अच्छा यार, इनकी बेगम भी एक्ट्रेस है। बेगम भी एक्ट्रेस हैं। तरीन। हाँ हाँ बिल्कुल 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 पहुंच गई पहुंच गई आप पहुंच गई। पहुंच गई। अली। यस यस अली सफीना। अली सफीना। ओह माय गॉड, मैंने असल में स्वीटनर खाना शुरू कर दिया तो मेरी मेमोरी लॉस हो रही है। जी 3 हिंट जल्दी से। एक्टर वेरी फाइन, यानी अगर ये मुंह काला करके भी एक्टिंग करें तो हिट होता है शो। अच्छा वाओ। और ये मेल मेल। फैसल कुरैशी। नहीं अभी शादी हुई इनकी। अभी शादी हुई है। मुंह काला करके अगर एक्टिंग करे तो भी है। क्या जबरदस्त हिंट दिया। रिसेंटली शादी हुई है। रिसेंटली इस ताल्लुक इनका इस्लामाबाद से है। किसकी से शादी हुई है अभी? ताल्लुक इस्लामाबाद से। ताल्लुक इस्लामाबाद से है। मॉडलिंग की इनकी एक फिल्म बहुत अच्छी थी, आई बिलीव लाल कबूतर नाम था ना उसका। अहमद अली भट्ट। अहमद अली अकबर। अहमद अली चले पहुंच गए आई सर, अहमद अली तक तो पहुंच गए जी। ये वाला था ना। हाँ एक जी जी हाँ हाँ। ये कितने रिकॉर्ड्स हैं? क्विकली खेलेंगे जी। खुद साहब की बेवा है। इना दिल पसीना। No. फिर The character you want to do it. परूसा। Yes. क्विकली That's very nice, cute. खेलेंगे जी। वेरी गुड होस्ट, गुड एक्टर, सेंसिबल। फैसल कुरैशी? नहीं ये फीमेल है। फीमेल है। और प्रोग्राम इनका बहुत अच्छा था जो गुफ्तगू पर बेस था। नादिया? नहीं मेरी हम नाम भी है। वो हिना बयात। यस गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए जल्दी से। इसमें तो वो बिल्कुल रवीना टंडन लग रही है वैसे इस तस्वीर में। इस तस्वीर रवीना टंडन लग रही है। क्या कमाल लग रही है। बेहतरीन एक्ट्रेस, कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है इनकी। और इनका एक प्ले आता था और हमारे साथ अभी रिसेंटली आपने इनके साथ एक प्ले भी किया है। रिसेंटली मीम कहानी का एक प्ले किया आपने रिसेंटली। शहनाज परवेज। नहीं रिसेंटली अभी आपने 2 बहनों का एक प्ले किया है। सबा परवेज। यस मेरी भी फेवरेट एक्टर हैं ये। क्या जबरदस्त जी। ये भाई हमारे एक नए एक्टर्स हैं। कभी इन्होंने एक फिल्म भी की है। चलो मैं आपको हिंट देती हूँ। बड़े गुड लुकिंग एक्टर हैं, वैसे थिएटर भी किया है, अभी एक फिल्म भी किया है। एक पिछले दिनों उम्र इनकी छोटी है, यंगर लॉट में से हैं। ये बहुत अच्छी आवाज़ भी है। ये मैं समझ गया। अभी रिसेंटली उनका एक ड्रामा भी आ रहा है, देखो उसका नाम भूल जाता हूँ। Yes. समझ जाफरी। गुड हाँ चले जी। आई बेचारे के बाल खराब कर दिए थे ऑपरेशन करके, इन्फेक्शन कर दिया था बाल में। नहीं, माय वेरी फेवरेट साजिद हसन जी। गुड दिखाए। बहुत टैलेंटेड, पिटीट और इंटरनेशनल आर्टिस्ट। इंडिया की फिल्म सज्जन। भी। हाँ क्या बात है, जबरदस्त। और ये है आखिरी बोल उठाया। वेरी गुड एक्ट्रेस, अमेजिंग एक्सप्रेशन। और इनको शी इज ए कैंसर सर्वाइवर आल्सो। नादिया जमील। यस माय फेवरेट टू। जबरदस्त बड़ी जल्दी पहुंचे। ये कौन है? अरे काम भी किया आपने इनके साथ। एमन मिनाल को दूसरे सामने। अच्छा उनको पता चल जाएगा क्या उनके। जी उनमें से जी। अच्छा। बहुत प्रिटी 2 बहनें। यमन मिनाल। अब वो बोली खुद मुझे भी दिखे इवन मिला। दोनों नाम ले लिए ना, मतलब ये भी नहीं देखा कि कौन सी बहन की तरफ। ये वैसे एमन है।
नहीं, मिनाल है, ये मिनाल है। हाँ, ये मिनाल है। ये मिनाल है जी। छोटी सी हम ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग कहीं मजा आएगा, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो होगी सिर्फ और सिर्फ दिल की बात, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सेगमेंट हमारा अब है दिल की बात। दिल की बात में हम ओथ लेते हैं कि जो कहूँगा या कहूँगी दिल से कहूँगा, और दिल की बात के अलावा और कुछ नहीं कहूँगा, यानी कि सच्ची बात। ठीक है, ओथ ले लिया आपने? ले ली। चले जी, ओथ ले लिया जी। चले जी, पहला सवाल जो आप दोनों से है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा रिश्ता ऐसा है जिसे आप खोने से डरते हैं, और वो कौन सा रिश्ता है जिसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता? ये लड़की लड़ाई करवाएगी। सारे रिश्ते मेरे बहुत प्यारे हैं, और किसी के बारे में भी अगर ये सोचूं कि अगर ये ना हो तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम सा महसूस होता है। ये मैं नहीं कह सकती कि होने, जिन लोगों से रिश्ता नहीं है तो उनके खो जाने का कोई गम भी नहीं है। लेकिन कोई एक जिससे बड़ी मोहब्बत और उसके खोने का आपको डर लगता है? सबके खोने का डर लगता है। सबके खोने का। वकार, आप बताएं। अम्मी सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता अम्मी है, और वो रिश्ते जिनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ें हैं, जैसे मेरी बाउंड्री है, जैसे मेरी बीवी, बच्चा और अम्मी है, यही बाउंड्री जो ये मेरी सबसे, इनको फ़र्क पड़ता है। जिनको जो फ़र्क पड़ेगा तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद बाहर जो दोस्त अहबाब जान पहचान वाली ये ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अपनी ज़िंदगी का फंडा यही है कि ना मैं किसी की पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ में इंटरफेयर करता हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करे। तो मेरी एक बड़ी छोटी सी बाउंड्री है जिसमें सब कुछ मेरा उन्हीं से रिलेटेड है। ज़बरदस्त। क्या ज़िंदगी के मुश्किल तजर्बात आपको मजबूत बनाते हैं या फिर आपको बेहिस कर देते हैं? बहुत मजबूत बना देते हैं। मेरी तो यही लर्निंग। हाँ, मजबूत बनाते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, बहुत से लोग हर तरह की स्ट्रगल करते हैं, और मेरे ख़ास से हर इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल करता है, मगर आर्टिस्टों की स्ट्रगल थोड़ी डिफरेंट होती है। क्योंकि आर्टिस्ट थोड़े से ज़रा, वो चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो टीवी आर्टिस्ट हो, चाहे फिल्म आर्टिस्ट हो, चाहे पेंटर्स हो, चीज़ें हो, जो थोड़ा सा दुनिया से हट के सोचते हैं ना, उनको इस दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनसे अगर लड़ जाएं और उनसे आप फतह कर लें वो चीज़, और उससे तजुर्बात हासिल कर लें, तो उसके लिए आप और मज़ीद मजबूत हो जाते हैं बजाय इसके। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यही होती है ना, कि जो हमारी अंदर की स्ट्रेंथ है वो इस, और वैसे भी ये लर्निंग्स होती हैं, हार्डशिप्स और लर्निंग्स। और मुझे तो लगता है कि जैसे बहुत से लोग भी कहते हैं, बात सच है, मैंने अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी किया है कि डू मिस्टेक्स। आप करें मिस्टेक्स, आप उसी से आप सीखते हैं। मैं एज अ बिजनेसमैन अपना काम करता हूँ, अपना सैलून रन करता हूँ, तो मैंने पहले दिन से ही नहीं परफेक्ट था सब कुछ। तजुर्बात अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए। कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे मेरी ज़िंदगी में ऐसे वर्कर्स भी आए जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत, जिनको मैंने बहुत, क्योंकि हम लोग की नेचर ऐसी है ना कि बहुत प्यार से रखने वाले, उन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए। लेकिन जब वो गए उस जगह से, तो हमने मज़ीद उसको, चीज़ों को अपडेट किया। हर तजुर्बे से आप अपडेट होते, मेरा सैलून बढ़ते से बढ़ते चला गया कि अपडेट होते हैं। तो हर बुरा वाक़या भी, हर बुरा इंसान भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। क्या आर्टिस्ट का सेट पर लेट आना उन्हें अहम बनाता है? नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये वही तो बिल्कुल सही बात है कि पंक्चुअल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मज़हब है हमेशा कहते हैं, वक़ार आ गया ना, देखो घड़ी सेम टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आए। हमेशा बचपन से अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है। हमारे तो अगर बैल बजाए, वैसे हॉर्न बजा दे स्कूल वैन वाला, तो मेरे पापा को बात नहीं करते थे कि उसने वैन बजाया, इसका मतलब तुम्हारा काम था वहाँ खड़ा होना, तुम खड़े नहीं थे वहाँ। लेकिन अब जब एज इन पाकिस्तान इंडस्ट्री में जब मैं देखता हूँ कि अब जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं, वो ये फैशन है, आप लेट आना फैशन, मैनेजर्स प्रोटोकॉल इट्स फैशन, और अच्छी जगह का महंगा खाना इट्स फैशन, और मुश्किल होना, मुश्किल बन जाना एक फैशन। हाँ, ये मुझे बताया हिना, आपको कैसा लगता है कि जब सेट पे आर्टिस्ट लेट आते हैं और जिनकी वजह से आपको इंतजार करना पड़ता है, देन हाउ डू यू फील? भाई देखो,
हमारा जो डायरेक्टर है ना वो वाले सीन्स पहले शुरू कर देता है। आप जिस भी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, हाँ जाहिर है देखिए सबको एक दिन में कुछ काम होता है स्पेसिफिक कि हमें इतने सीन्स करने हैं। अगर लंबा प्रोजेक्ट होता है, जब कोई लेट आता है तो जो लोग मौजूद होते हैं वो सीन्स शुरू हो जाते हैं। अक्सर तो लोग मेरे ख्याल से ये कोशिश करते हैं कि वक्त पे पहुँचे। जिन लोगों में मैं काम करती हूँ उनके वक्त पे पहुँचते हैं। तो ये तो सुकून वाली बात होगी, इतने अच्छे लोग हैं। आपके ख्याल में कामयाब इंसान कौन है आजकल के दौर में? पहले आप बताइए, आज के दौर में कामयाब इंसान कौन है? जो सेहतमंद है और जिसके पास अंदर का पीस मौजूद है, वो सबसे ज़्यादा लकी इंसान है। मुझे लगता है कि जो इंसान अपने आप से प्यार करता है और ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, वो सबसे ज़्यादा खुश और इत्मीनान से रहता है। जैसे रूह अफ़ज़ा का कैरेक्टर, हाँ, अपने आप से प्यार बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है फिर जब तक आपके अंदर सुकून और ठहराव नहीं होगा, ना तो कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, ना ही कोई कंस्ट्रक्टिव बात हो सकती है। तो सेहत और आपकी जहनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती बड़ी बहुत मैटर करती है। जिंदगी जैसी सोची थी वैसी ही गुजारी है आपने, या वक्त और हालात ने आपसे कुछ फैसले मुख्तलिफ भी करवाए? कभी किसी की जिंदगी वैसी गुजरी है जो सोची भी हो, हाँ, और वैसी गुजरनी भी नहीं चाहिए, वरना फिर ये लर्निंग्स नहीं आती जो आपको तराश देती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है और बहुत दिल से ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरी बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई होती हैं, तो मैं बिल्कुल गो विद द फ्लो की तरह चलता हूँ। जो हो रहा है कोशिश अपनी 100% करता हूँ, फिर जो होता है वो अल्लाह के हाथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। क्या आपकी शख्सियत सबके साथ एक जैसी है, या आप सामने वाले को देखकर फैसला करते हैं कि मुझे इसके साथ कैसे पेश आना है? देखिए, रवैये में शफ़क़त होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए, और जाहिर है आप जैसे मैं वक़ार से बात कर सकती हूँ वैसे किसी भी किसी से नहीं बात कर सकती। अलग अलग लोग होते हैं, अब अलग अलग आपके उनसे ताल्लुक़ होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये वाला प्रोटोकॉल तो होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप किसी से किसी भी तरह मिलें, आपको कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं, आप कुछ के लिए हम विलन भी हैं, कुछ के लिए हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर रिश्ते के अंदर एक डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो डिस्टेंस नहीं, चाहे वो माँ बाप का हो, वो बहन भाई का हो, कोई भी, उसमें आप डिस्टेंस, एक रिस्पेक्ट का डिस्टेंस रखेंगे तो आपका कोई भी रिश्ता बहुत अच्छे से लिहाज मैटर करता है। क्या बोल्ड स्क्रिप्ट या बोल्ड किरदार करने से ही मुआशरे का असल चेहरा सामने लाया जा सकता है? आ गया क्या असल चेहरा? कितनी बोल्डनेस हो रही है, आया तो लेकिन ये रहता है कि बोल्ड कैरेक्टर्स हम लोग इसलिए भी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि माशरे में जो चीज़ हो रही है उसको हम टीवी न्यूज़ पे तो देख लेते हैं, वहाँ ओरिजिनल हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी को पोर्ट्रे करें, उसके नताइज और उसकी प्रोसेस को दिखाने के लिए, तो वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, कहने का सलीका बहुत ज़रूरी है। हर बात कहने की इजाज़त है, मगर कहने का एक तरीका और एक सलीका है। अच्छा, आपने तो मैंने यूट्यूब पे बड़े ऐसे ड्रामास मौजूद भी हैं बड़े बोल्ड के साथ, तो वहाँ उसकी वो आपको लगा कि बैकलैश आया, लोग उसको किरदार को सही समझ नहीं पाए? अच्छा, मुझे बड़ा, जब मैं कर रहा होता हूँ, जैसे मैं जब चिंटू की मम्मी कर रहा था, या जो मैंने अभी प्यारी मीना किया, ये बहुत ज़्यादा लाउड और बहुत वैसे कैरेक्टर्स हैं, डार्क कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उस कैरेक्टर की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे लगता है कि अब तक मुझे, अगर आप उनकी कमेंट्स भी पढ़ें तो आपको शायद ही कोई एक आध ऐसा मिलेगा, वरना ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स ही दिए हुए होते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है ज़िंदगी में जो आपके लिए असल खुशी की हैसियत रखती है? असल खुशी की हैसियत रखती है सुकून, जॉय, फैमिली, अपने लोग। ये मुझे लगता है कि आपके साथ आपके लोग, आपकी फैमिली है, आपके अच्छे दोस्त हैं, तो वो बहुत और मुझे तो फैमिली के साथ साथ ना, अगर आप अपने साथ आप हैं तो वो ज़्यादा और मज़ा आता है। जब ये आप अपने आप को भी, हम लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर सबका ख्याल रखते हैं, इसका भी उसका भी लिहाज भी रखेंगे, ख्याल भी रखेंगे, चीज़ें भी करेंगे, उस कहीं जगह पे हम अपना आप भूल जाते हैं। मुझे लगता है हमें सबसे ज़्यादा अपने आप को टाइम देना चाहिए और अपना सेपरेट टाइम लेना चाहिए। अपनी चीज़ें, अपनी जो आपकी मर्जी हो वो आप करें और उसमें खुश रहें, तो आपको अपना आप अपने आपके पास नहीं है ना, आप किसी को भी खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल सही।
क्या आपका दोस्त बनना आसान है या आपको दोस्त बनाने के लिए कई तरह के इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है? डिपेंड करता है कौन है। हाँ, डिपेंड। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप पूरा प्रोजेक्ट कर लें, पूरे बहुत से एज एन एक्टर बहुत से हैं, जहाँ एज ए मेकअप आर्टिस्ट में काम करता हूँ, बहुत सारे आर्टिस्टों को मेकअप करता हूँ। कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं, कुछ लोगों के साथ एक रिस्पेक्ट का डिस्टेंस है। कुछ पागल भी करते हैं। मैं उस नहज में आने नहीं देता कि मुझे पागल करें, उस नहज में आए नहीं देते आप। वो आपकी बाउंड्री लाइन आपकी फिक्स होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि जब आप खुद इतना ज़्यादा नहीं घुसेंगे ना, तो अगला खुद भी नहीं घुसेगा। तो आप एक बाउंड्री लाइन फिक्स करते हैं कि ये इससे क्रॉस नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो। चाहे कोई भी। दिल का एक बार टूटना काफ़ी है या 2-3 बार टूटने पर समझ आती है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है? जब भी आपको समझ आ जाए, पहली बार में समझ नहीं आती तो दूसरी दफा होगा, दूसरी में समझ में नहीं आती तो तीसरी बार टूटेगा। तो बेहतर ये पहले में ही समझ जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। वैसे हिना जी, कितनी बार अब दिल टूटा है? किस हवाले से? किसी भी हवाले से, काम के हवाले से या मोहब्बत के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से? लातादाद मर्तबा, और अल्हम्दुलिल्लाह के टूटा, क्योंकि अगर वो ना होता तो ये भी ना होता। सही बात है। आप बताएं। बहुत ज़रूरी होता है कि आपका मोहब्बत वाले सिलसिलों में तो हम पढ़े नहीं, मतलब बड़े हुए कमाना शुरू किया, शादी हो गई, तो ये वाला तो सिलसिला हुआ ही नहीं कभी। लेकिन ये कि बहुत जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पर मुझे पता हो रहा होता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है या नाइंसाफ़ी हो रही है या एज एन एक्टर कोई प्रॉब्लम हो रही है या एज एन मेकअप आर्टिस्ट कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस पोजीशन से थोड़ा पहले ही रहूँ ताकि मुझे इतनी तकलीफ ना हो। और ज़्यादा मैं उनको और एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगता कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए हर इंसान अपनी बिसात नहीं करता, हर इंसान अपनी बिसात के हिसाब से बात करता है ना। तो आपको ज़रूरत ही नहीं। मैं मौला अली का भी कॉल है कि आप जाहिलों से इतना बहस ना करें कि वो जो है वो आपकी दुश्मन बन जाए। तो आप इतना बहस ना करें। आपको लगता है कि एक इंसान, मुझे पता, इतनी तो अब शऊर है ना कि पता होता है यार ये इंसान की कैपेसिटी हमारे इतनी है, ये इससे ज़्यादा बढ़ के नहीं सोच सकता। और इससे तो और कुछ लोग मुझे पसंद नहीं होते ना, तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी और मेरे सामने इनविजिबल हो जाते हैं। वो महफिल में बैठे होंगे तो मुझे नजर नहीं आएंगे। मैं मुझे मुझे नजर ही नहीं आएंगे वो। बहुत मजे की बात है। मजाक उड़ाना और मजाक करना, क्या हमारे लोगों को इसके दरमियान का फ़र्क मालूम है? अक्सर लोगों को नहीं भी मालूम, अक्सर लोगों को बहुत अच्छी तमीज़ भी है। तो ये मैं ये नहीं कह सकती कि सबके सब ऐसे हैं या सबके सब वैसे हैं। कुछ लोगों में बहुत तहजीब है, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, कुछ में नहीं है तो उनका कुछ नहीं किया। और आई थिंक ये अमल हमें पहचानवा भी देता है कि कौन सा बंदा है जिससे मजाक करना चाहिए। बाज़ दफ़ा होता है कि हम बहुत नॉर्मल बात मजाक वाली कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत मजाक वाली, उसने पता नहीं किसी और मायनों में ले ली, तो आपको पता है कि भाई अब यहाँ मजाक वाला सिस्टम बंद, यहाँ नॉर्मल बातें कर रहे हैं, मजाक का लेवल नहीं है। बिल्कुल। मुझे बताएं कि आज के दौर में अच्छा एक्टर कौन है, जिसकी अच्छी PR है या जिसकी अच्छी एक्टिंग है? जिसकी अच्छी PR है, इसका तो कोई जवाब, कोई दो राय नहीं है। अच्छा एक्टर नहीं कह सकते। आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं, आप बहुत प्रोटोकॉल में जा सकते हैं, लेकिन जो कुदरत ने अपने हाथ में रखा हुआ है ना, वो आप कोई भी कंपनी आपको खरीद के नहीं दे सकती, कुछ ही कर लें। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री जो इतने सालों से हम इसमें हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना क्रिएटिविटी, अगर मैं आप पूछे ना कि बाहर के लोगों के साथ भी हमने काम किया और पाकिस्तान में भी काम किया, अगर एक जुमले में अगर हम आपको डिफाइन करें तो यहाँ पर बाहर के मुल्क में या बाहर अगर हम पड़ोसी मुल्क में भी देखते हैं, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया, वहाँ टेक्निकल लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है और आर्टिस्ट वहाँ बहुत अच्छे लर्नर होते हैं, वो सीखते हैं एक एक चीज़ और वो उन्हीं की वजह से बन रहे होते हैं। और वहाँ जो टेक्निकल लोग हैं वो स्टार होते हैं। हमारे मुल्क का उल्टा अलमिया है जिसकी वजह से इंडस्ट्री जा रही है नीचे, कि यहाँ पर आर्टिस्ट जो है वो स्टार बन गए और जो टेक्निकल लोग हैं वो उनके ताबे हो गए कि जैसा वो कहेंगे, मूड देखूँ मैं कि अरे आज उनका मूड ऐसा है तो मुझे ये सिखाना है, मैं उनसे पूछूँ ये मेकअप कर दूँ, ये बाल बना दूँ, तो आप अपनी, और सबके साथ पेट लगा हुआ है तो सब ने करना, काम तो करना है सबने। जब तक इंडस्ट्री के अंदर जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी, अब तो हमें मैनेजर्स बताते हैं कि क्या मेकअप करना है,
अच्छा, मैनेजर्स बता देते हैं। आपको लगता है डिस्क्रिमिनेशन सेट पर होती है सेलिब्रिटीज और मेकअप आर्टिस्ट के दरमियान? बिल्कुल बिल्कुल होती है। बल्कि अब तो ये जैसे हमने इन लोगों के साथ काम किया, मैंने पाकिस्तान की बड़ी रीमा, मीरा, रेशम, सायमा और जितनी भी पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस थी, बद्दो आपा, मतलब जितने भी आप नाम लें, हमेशा हमें लगा कि हम एक घर में आए और ये हमारे बड़े जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा होता था। अब जब हम सेट पे जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम बहुत निचली जात के हैं और ये बहुत ऊंची जात के लोग हैं। इनको जो है वो अभी ये तो इनको खाना खाना है वैनिटी वैन में, तो हम नीचे उतर जाएं या मेकअप करें और मेकअप करके बाहर चले जाएं। तो आपकी पर्सनालिटी उसी वजह से देखें, जो जितने सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने अब काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट रही नहीं है। अब हम जब सेट पे जाएं और सेट पे जाके हमें पता चले कि हमारी रिस्पेक्ट ये है कि हमें टिश्यू का डब्बा लेके वहाँ खड़ा होना है और हमें नहीं बैठना, या हमें पता चल जाता है कि आपकी रिस्पेक्ट डाउन हो रही है, तो पैसा तो हम वैसे भी कमा लेते हैं। असल में हम किस चीज़ पे आते हैं? क्रिएटिविटी, कि मेकअप करना है, हीरोइंस बनानी है, ये करना है जो हम पहले करते थे। अब वो है ही नहीं, इसलिए सारे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट ने अपने सैलून्स खोल लिए, क्योंकि आर्टिस्टों को पहले तो हम बोलते थे ना कि अगर हमने ये मेकअप लाइनर लगा दिया, तो सायमा जी ने कभी जिंदगी में ऐसे मिरर नहीं देखा मेकअप के बाद। जब हमने मेकअप कर दिया, मेकअप सायमा जी देखे अच्छा लग रहा है कि जानिए आपने देख लिया ना, आपका काम है, आपने बेस्ट किया। इंडियंस के साथ मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट का काम किया, कभी ये नहीं कहा कि शीशा लेके यूँ खड़े हो जाए, कभी भी नहीं। इवन कि अगर ग्लॉस भी फ्रेश करना है तो मेरे पास आते थे कि मेरा ग्लॉस हम फ्रेश कर देते हैं। लेकिन यहाँ अब बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, और लोगों को बुरा भी लगेगी शायद बात, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मैं बहुत, हम लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में हैं कि जिंदगी दे दी हमने इस इंडस्ट्री को और ये हमारा फ्यूचर है और हमारे फ्यूचर में कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, तो मुझे ये आपको लगता है कि ये आर्टिस्ट का दिमाग जरा ऐसा खराब है या उनके मैनेजर उनका दिमाग खराब है? मैनेजर्स, ऑफ कोर्स मैनेजर्स होते हैं, उनकी जो पीआर मैनेजर्स हैं वो इतना ज़्यादा आर्टिस्ट को हवा बना दी, ये जहन में बता दिया है कि तुम नखरे करोगे, यहाँ से खाना मंगवाओगे, हर चीज़ पे टोकोगे कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होगा, नहीं ये तो यूँ नहीं होगा, तो उतने बड़े स्टार हैं आप। वो आकर दिखाएगा। हाँ। और हमने तो वो वाले आर्टिस्ट भी देखे, बद्दो आपा हो गई, हिना आपा हो गई, पिने भी उतार के हाथ में टिश्यू में रख के वो तो विग बता रही है कि वो कैरेक्टर की विग सिर्फ खुद लगा रही है प्याले पे रख के। मैं बता रहा हूँ टिश्यू तक भी। और इवन जो हमारी पुरानी एक्ट्रेसेस हैं, मैं सायमा जी का भी नाम लेता हूँ यहाँ पर। सायमा जी के साथ में एक काम हम लोग कर रहे थे, मून मेकअप कर रहा था मेरा, जो जिन साथ मैंने सीखा है, बहुत फेमस मेकअप। हाँ, बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट है और आई थिंक ही इज द पायनियर ऑफ मेकअप आर्टिस्ट। वो मेकअप करने के बाद वो यूँ बैठे बिल्कुल स्ट्रेट, ये भी नहीं कि सोफे पड़ी हुई है, इधर पड़ी हुई है, वो सीधी बैठी क्योंकि बाल बन चुके हैं और मेकअप हो चुका है। क्योंकि मैंने अपना अमानत उनको दे दिया, अमानत है मेरा मेकअप उनके पास, उनको संभालना है उसको। ये बड़ी बात है अगर आर्टिस्ट ये बात समझे। उसके बाद शॉर्ट हुआ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, लंच ब्रेक हो गया, लंच में उन्होंने छोटे छोटे निवाले खाए कि लिपस्टिक ना खराब हो। उसके बाद शाम हो गई, वो कुछ स्टंटमैन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं हो पाया वो शॉट, तो वो आए डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि सायमा जी मुझे लग रहा है आज मुश्किल है, कि नहीं कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, हम कल कर देंगे। तो जब आप इतना आर्टिस्ट लिबर्टी देगा, और आजकल तो आपको आर्टिस्ट को देखना है भाई कब मूड खराब है, कब मैनेजर चीखता हुआ आ जाए। और ये हमने देखा है चीज़ों को कि तुम बैठो, मैं भी ज़रा बाहर उनकी ज़रा दिमाग दुरुस्त करके आता हूँ, ये अभी तक टाइम पे लंच क्यों नहीं पहुँचा। अरे आप कुछ चीज़ें प्यार से भी हो सकती हैं, लेकिन अब तो जब हम सेट पे जाते हैं, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अब सेट पे जाके ना आपको अपनी इज्जत नहीं फील होती, आपको लगता है आप डुडुगी के बंदर हैं, जो कोई कहेगा वही करना है आपने, आपकी अपनी क्रिएटिविटी तो जीरो, कहीं नहीं है आपकी, वो डुडुगी बजेगी और जैसा वो कहेंगे वैसा करना। भाई वकार, मैं सबके जाऊँ आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी आज दिल की वजह बात की और लोग इतना सच नहीं बोलते हैं, मतलब वाकई आप, मतलब ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं पर किसी में वो कहते हैं ना ये गट्स नहीं होते की बात, और ये मतलब हम बाहर बैठे लोग भी हमें पता होता है, लेकिन किसी में इतने गट्स नहीं होते कि खुल के इस पर बात कर सकें। अच्छा मुझे बताएं, एक ड्रामे की कामयाबी का पता कैसे चलता है कि लोग उसके बारे में बात कितनी करें या फिर उसके यूट्यूब व्यूज़ बताते हैं कि ड्रामा कितना कामयाब हुआ है? सबसे पहले तो अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छी टीम जो कि इंटरेस्ट लेके काम करे और डिसिप्लिन्ड लोग। हर जो अच्छा लिखा हुआ और अच्छा वेल डायरेक्टेड एंड वेल एक्टेड जो ड्रामा होता है, मुझे नहीं लगता कि उसको किसी प्रोजेक्शन की ज़रूरत होती है, वो यूट्यूब पे भी कामयाब होता है और आजकल तो कामयाब ही यूट्यूब पर होता है, इंस्टाग्राम पे। तो मुझे लगता है कि
आप कितने टैलेंटेड हैं, आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बताएं। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं आपके? लेकिन वो तो ना ऑर्गेनिक तो खैर बहुत कम है फॉलोइंग होती है। हम देखते हैं कि भी लोगों के पता नहीं मिलियंस में चले गए हैं, और फिर पता चलता है कि जो एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ क्योंकि फॉलोअर्स बहुत अच्छे थे तो फिर उनको रोल भी मिलता है। अच्छा मुझे बताएं, आप वैसे वो ड्रामा देखते हैं जिसके यूट्यूब के व्यूज़ ज़्यादा हों? ड्रामास हम लोग की ज़िंदगी में वैसे हम बहुत कम देख रहे होते हैं, लेकिन आजकल अच्छा मैं चाह रहा होता हूँ कि ज़िंदगी में कोई नई चीज़ देखिए ना। वो ये पुरानी चीज़ें देख देख के भी आप थक गए, वही टॉपिक्स वही चीज़ें। अभी कुछ जैसे नए प्लेस शुरू हुए, जैसे परवरिश के ड्रामा शुरू हुआ है, नए आपको लग रहा है स्क्रीन पे नए लोग। आप देखिए ना, जब तक हमारे लोग नए लोगों को लाएंगे नहीं। अब आप मुझे बताएं, जो पुराने लोग हैं उनको आप कॉलेज का लड़का लड़की दिखा सकते हैं, तो इसका मतलब आप कॉलेज की कहानी बना ही नहीं सकते, स्क्रिप्ट बंद। आप यंग रोम कॉम कर ही नहीं सकते कि यंग तो कोई है ही नहीं, बंद कर दें इसको। आप चले जी बुजुर्ग ऐसे ड्रामे बनाएं, ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि उनके पर्सनैलिटी पे सूट कर सकें। नए लोगों को स्टार बनाना हमारे यहाँ आता ही नहीं लोगों को। आज यहाँ पर सबसे बदकिस्मती ये है कि आप टिकटॉक पे चीज़ों पे करें वो देखिए, अरे यार ये कर सकता है। हाँ। क्यों उनकी क्रिएटिव आई क्यों नहीं खुलती कि वो कहते हैं कि अगर वकार को कॉमेडी है तो कॉमेडी की छाप लग गई। हाँ। आप सीरियस तो करा के देखिए। हाँ। आप कुछ ऐसा करके तो देखिए, मतलब स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की जरूरत है। हाँ, और यंग लोगों को लाने की बहुत जरूरत है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, वापस चले जाएंगे हम, क्योंकि हमारे दिल की बात बड़ी प्यारी भी है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब मैं इनके साथ एक और गेम खेलूंगी, और वह शदीद आसान गेम है, बहुत ही आसान गेम है, जिसमें मैं इनको इन्हीं के ड्रामास की, इन्हीं के डायलॉग से कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी, और उसके बाद फिर इनको डायलॉग एक जगह रोक दूंगी, और उसके बाद फिर इनको बताना है कि इन्होंने आगे क्या डायलॉग, यानी कि डायलॉग अपना मुकम्मल करना है। मैं इनको 3 ऑप्शंस भी दूंगी। इतनी आसान गेम है। वेरी गुड। तो ठीक है ना, ताकि इनकेस ये भूल गए तो हेल्प मिल जाएगी इनको। ठीक है, तो हिना जी हम आपके ड्रामा से शुरू करते हैं। जरा सीन नंबर 1 दिखाइए। आपको वैसे प्ले याद है ये? जी मुझे याद है। और आगे का वैसे डायलॉग याद है कि आपने इसके जवाब मारे? नहीं, मुझे इसका डायलॉग नहीं याद। 3 आपको ऑप्शन देती हूँ। मैं सोचती नहीं, ये सोचें मेरे अंदर आ जाती हैं। नंबर 1, मैं सोचती नहीं, ज़माना मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। और तीसरी ऑप्शन है कि मैं सोचती नहीं, लेकिन ये गिद्ध मुझे डराते हैं। ये गिद्ध वाली लाइन है। ये गिद्ध वाली लाइन है। आर यू श्योर? लॉक कर दें? चलाओ। लो भाई, गिद्ध नहीं आए। गिद्ध पहले हो चुका हुआ था। तो जनाब ये इसमें पहला वाला आंसर सही था। दूसरे वाला सीन दिखाए हिना जी का। पहली ऑप्शन, मुझे निकाल सके है तू इस घर से, और मैं तो मरते जाऊंगी मगर तेरा ये मकान ना छोड़ूंगी। तीसरी ऑप्शन है किसी में हिम्मत तो मुझे निकाल के दिखाए इस मकान से। मुझे लगता है ये है किसी में हिम्मत तो मुझे निकाल के दिखाए। दोबारा सोच लें। हाँ, वो इससे पहले वाला क्या था? इससे वाला था कि मैं तो मरते जाऊंगी मगर तेरा, हाँ मैं तो मरते मर जाऊंगी। ये वाला है। लगाएं जी, जरा दिखाएं। चलो ये से मैंने हिंट दिया। मरते जाऊंगी। सीन नंबर 3 अब चलाएं। ये कौन सा ड्रामा आपको याद है? हाँ, खालदा और वालदा। खालदा और वालदा, ठीक है। अब 3 ऑप्शंस आपको दे रही हूँ। हाय तू मत बोल वरना नाक और चोटी एक साथ काट दूंगी। नंबर 2, और खिलाओ बादाम ऐसे जबान चलती है तुम्हारी बीवी की। और नंबर 3 है, कैसे तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ से बदतमीजी कर रही है। नाक और चोटी। नाक और चोटी। आर यू श्योर? चले देखिए, हो सकता है। देखिए गुड। तो अभी तक जनाब आपके जो 3 सीन हैं उनमें से 2 ठीक हैं और 1 आपने सही इसको जज नहीं किया था। अब जरा चौथा सीन भी दिखा दीजिए इनका। क्या उम्र का टिकट मिलेगा? जी ये ड्रामा याद है आपको? ये कौन सा ड्रामा था भाई? चले पुराने जमाने की बात है। चले जी, पहली ऑप्शन, आई हट, मजाक नहीं करते, मुझे नहीं पसंद ये हर वक्त का मजाक। नंबर 2 है, आई हट, बकवास न कर। और नंबर 3 है, आई हट, तेरी सास इतनी बुरी नहीं है। बिल्कुल जहन में नहीं है। बिल्कुल जहन में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई गेस लगा दे, तुक्का लगा दें। चले जी जनाब,
4 सीन में से ये- 2 सही गेस किए और 2 नहीं। ये वो वाला ड्रामा था ना, फरिया जरा फालतू लड़की। नहीं हाँ। फालतू लड़की का। चले वकार, आर यू रेडी? यस यस। चले जी, वकार का सीन नंबर 1 दिखाइए। याद है वैसे क्या आगे होगा? नंबर 1 पहली ऑप्शन है, अरे मेरी चंदा 100 करोड़ ले लेना। नंबर 2, अरे मेरी गुड़िया 10 लाख ले लेना। और नंबर 3, अरे मेरी प्यारी 100 लाख ले लेना, यानी कि 1 करोड़। नंबर 1। नंबर 1 चले, और नंबर 1 था अरे मेरी चंदा 100 करोड़ ले लेना। देखिए जी, आई क्यूट। चले जी, पहला सीन बिल्कुल सही जज किया। सीन नंबर 2 दिखा दें। लुबना, हमारी मियाँ का नाम अपनी ज़बान पे ना लाना, हमारी मैया का नाम अपनी ज़बान पे मत लाना। नंबर 1, लुबना अपनी ज़बान को लगाम दो। और नंबर 3 है, लुबना हमारी मैया के बारे में एक लफ्ज़ ना करना वरना अच्छा ना होगा। 3 देखिए जी, वेरी गुड भाई, क्या याद बात तुम्हें? है, Very लड़के को good. याद है। अच्छा जी, सीन नंबर 3 दिखाए इनका। ये कौन सा प्ले था इसमें? फालतू लड़की। फालतू लड़की। इसमें वो था, इस कैरेक्टर मैंने किया था मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और ये पहला आपका था? नहीं ये तो बाद में किया ये था। बाद में कहता। अच्छा जी, तो अब याद है इसके आगे क्या बोला था क्या आपने? था? मैं ऑप्शन दे देती हूँ। पहली ऑप्शन ये है कि इसके अलावा मैं क्रिकेट और पोलो खेलना पसंद करता हूँ, ये पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है कि इसके अलावा मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। और तीसरी ऑप्शन है कि इसके अलावा मैं अच्छा खाना खाना पसंद करता हूँ। पहला वाला ऑप्शन। पहला वाला कि इसके अलावा मैं क्रिकेट और पोलो खेलना पसंद करता हूँ। दिखा दे जी। क्या बात है, अभी तक तीनों जबरदस्त चल रही है। अच्छा जी, चौथा सीन दिखा दे जी। याद है से आगे का डायलॉग? नहीं। चले मैं याद कराती हूँ, इसे लोगों को तो बिल्कुल याद होगा। पहली ऑप्शन दे रही है कि तुम तो मेरी अच्छी रूह अफ़ज़ा बाजी हो, ये पहला ऑप्शन है। नंबर 2 कि तुम तो सबसे अलग हो मेरी प्यारी दोस्त। और नंबर 3 है, तुम जैसा स्टाइलिश कौन है यहाँ। 3rd। हाँ, कि तुम जैसा स्टाइलिश कौन है यहाँ। ख़वातीन हज़रात, ये वो ड्रामा है जो कि हमें बहुत अच्छी तरीके और से इसका ये भी हो सकता है कि मैंने ये भी कहा होगा कि तुम ये अच्छी दोस्त हो रफ़ज़ा। हाँ, लेकिन स्टाइलिश वाला मुझे लगता है। ख़वातीन हज़रात, ये वो दोनों लोग हैं कि जिनके ड्रामास के इनके और रूह अफ़ज़ा और वदूद अहमद के जो डायलॉग थे जो हमें रट गए। तो अब ये देखना है कि इनको रटा कि नहीं रटा। ज़रा देखिए सही जवाब क्या है। नहीं मैंने बाद में बोला कि मुझे पहला वाला लग रहा है। हाँ, बाद में, लेकिन आपने पहले बोला स्टाइलिश और प्यारी दोस्त, लेकिन लेकिन लड़के ने भाई सही से जवाब दिया। और ये वाकई ऐसे डायलॉग जो हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है। इन्होंने भी सही गेस नहीं किया, नहीं मुझे स्टाइलिश लग रहा है। भाई देखो, जब स्टेशन पीछे गुजर जाता है ना, तो आगे का सफर होता है, मैं पीछे ज्यादा नहीं देखती। अरे क्या वो बड़ी बात कर दी। अच्छा, बड़े बड़े आप फैशन डिजाइनर्स के नाम लेती थी तो डिजाइनर्स तो बड़े खुश होते होंगे, जैसे नोमी अंसारी और वो मॉडल्स के साहब ने तो लगाया भी है कि साकिब अली का नाम लिया तो उन्होंने पूरी पोस्ट लगाई है। हाँ, और बड़े टप्पू से वो भी लगाते थे। हाँ, तो वो भी शेयर करते हैं। नोमी अंसारी। रूह अफ़ज़ा की एक पूरा फोटो सेशन किया था टप्पू जवेरी ने। उनकी एक बुक में मेंशन है रूह अफ़ज़ा। क्या बात है भाई, बाकी और डिजाइन ZQ के नाम जिन मॉडल्स के नाम आप ले रही हो, रजनी, रबाब, सुनीता, सबके नाम लिए थे सबके रहती थी। और मतीरा तो खर्च में आ भी चुकी मतीरा है। वाला तो इतना, जब ईद होती है ना, ईद का चांद जो है वो मतीरा से हमारे होता है। वो इतना लोग चलाते हैं उसको। वो शुरू हुआ, चांद हुआ नहीं, एक रूह अफ़ज़ा वदूद वाला सीन और एक ये डांस, ये हमेशा चलता है। बहुत जबरदस्त। अच्छा, वैसे मुझे बताएं, आप दोनों के माशाल्लाह से साहबजादे हैं, आप दोनों उनको लेके कभी चाहेंगे कि वो भी इस फील्ड में आए? मतलब मैंने तो मेरा एक ही बेटा है और मैंने उसके लिए कभी ये सोचा नहीं कि वो क्या। मुझे लगता है कि जिस तरह मेरी अम्मी ने मुझे कहा ना कि जो तुम करना चाहते हो वो करो। और मैं पेरेंट्स से भी ये कहता हूँ, जो आप पेरेंट्स हैं, कि इस दौड़ में ना लगे कि A-levels और कभी बच्चे को ये ना बोले नहीं 100 out of 100 ही लाना है। ज़रूरी नहीं कि 100 out of 100 वाला ही बेस्ट हो। आपके अंदर क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। 10 फर्रे लिखने से बेहतर है 2 लाइनें आप लिखें और बहुत अच्छे अंदाज से लिखें। तो हादी के लिए तो मैंने कभी अभी उस पर कोई, हालांकि मेरा अपना बिजनेस भी है, वो भी कर सकता है, लेकिन वो जो खुद चाहेगा वो कर।
और आपने भी कहा कि मैं पीछे खड़ा हूँ। हाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे हम बैक पे हम खड़े हैं, जो दिल चाहे तो अपना करो। बिल्कुल, मैं भी अपने बेटे को हमेशा कहती हूँ फॉलो योर पैशन। और वो क्लासिकल सिंगिंग उसने सीखी है और मुस्तफ़ा कंपोज भी करते हैं। मेरी एक दो गज़लें कंपोज की हैं मुस्तफ़ा ने, और वो बहुत जल्दी आप लोग अपना उनका चैनल होगा तो वो देखेंगे इंशाल्लाह। हमेशा मैंने सपोर्ट किया क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल सब कुछ बन सकता है इंसान, मगर एक तो आर्टिस्ट नहीं बन सकता और एक अच्छा सिंगर नहीं बन सकता, चाहे आप कितने भी पैसे खर्च कर लें। तो अगर कोई भी टैलेंट है और उसका पैशन भी है तो फॉलो करना चाहिए। और मैं हमेशा अपने बेटे के साथ खड़ी हूँ, उसके शौक में और उसके पैशन में, उसका रास्ता जैसे भी आसान हो। बिल्कुल आसान होना चाहिए और तुम्हारी दुआ भी है। मुझे बताएं, आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में तनकीद को अच्छे तरीके से रिसीव किया जाता है, या फिर क्योंकि हमारा ना आप जितनी तारीफ़ें करेंगे तो आपकी उतनी दोस्तियाँ भी रहेंगी? ये तनकीद करने का हमें मौका ही कहाँ दिया जाता है? जो लोग तनकीद करें, जो लोग उनको सुधार पैदा करने की कोशिश करें, उनकी सुनते कब हैं? अब आप देखते ना कि आप चाहे वो एड्स हो, चाहे फिल्में हो, चाहे ड्रामा, सब मोनोटनस हैं। कोई नया कैरेक्टर्स नहीं आ रहे, कोई नई चीज़ें नहीं आ रही, कुछ नया। आप देखिए इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है ना, जब फिल्में, सिनेमा बिक गए, फिल्में ख़त्म हो रही हैं। तो जब तक आप अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी, अब लोगों का मयार बहुत ऊपर चला गया। पहले वो STN और PTV देखते थे, अब वो नेटफ्लिक्स देखते हैं। तो लोगों का मयार बहुत ज़्यादा। अब अगर आप उनको बिल्कुल ग्राउंडेड चीज़ दिखाएंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। फिर आप ब्लेम करेंगे जी आवाम नहीं देख रही। आवाम देखना क्या चाहती, पहले आप वो तो देखिए। अच्छा, पहले तो सारी आवाम एक PTV देखती थी और उस पर जो मयार, जो कंटेंट था, मतलब उस पर भी बड़े सटल वे में मैसेज दिया जाता था। तो आपसे भी मेरा यही सवाल है कि तनकीद लोग बर्दाश्त कर लेते हैं? लेकिन ये है वो फील्ड जहाँ पर लोग मतलब किसी भी मुल्क की अगर हालत जाननी हो आपको कि किस मिजाज का ये शहर या ये मुल्क है, तो वहाँ का लिटरेचर पढ़ा जाता है। मगर लिटरेचर नेस्त नाबूद कर दिया गया और उसकी जगह बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब कुछ मिटा के और अपनी मर्ज़ी की तहरीरें आप लिखेंगे तो ऐसा शायद आपके घर में और करीब कुर्बो जवार के लोग तो देखें और ताली भी बजाएं, लेकिन एक सच्ची बात और अच्छे ढंग से कहनी, इसके लिए जहन को भी आज़ाद होना चाहिए, ज़र्फ़ भी बड़ा होना चाहिए। जब ज़र्फ़ बड़ा होगा तो आप यकीनन आने वाले लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वो मतलब जितने गुलाब हो, हाँ, उतनी खुशबू। ज़मीन जब तक ज़रख़ेज़ नहीं होगी गुलाब नहीं होंगे। अच्छा, बस क्योंकि बहुत ही मुख्तसर वक्त, कोई एक ऐसी हसरत? हाँ, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी हसरत अब रही नहीं है। मतलब अल्लाह ताला ने हर चीज़ ही पूरी कर देते हैं, जो जी मांगे वो पूरी हो जाती है। तो ऐसा कोई, आप बताएं कोई ऐसी हसरत बड़ी बेकार चीज़ होती है। कोई चीज़ जो हो रहा है, जो है, आप उसमें खुश रहें। हसरत में आके आप अपने आप को कैंसर ना करवाएं। ये इसी मैसेज के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त देती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वक़ार, थैंक यू सो मच हिना जी आपका कि आप मेरे शो में आए। आप अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आप औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।